Good morning, class. Today's topic is व्यंजन. आज हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है स्वर और स्वर के भेद. आज हम पढ़ेंगे व्यंजन. व्यंजन किसे कहते हैं? अगर हम परिभाषा देखें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा पूर्ण या आंशिक रूप से रुककर मुख के बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं. या यूं कह लीजिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, अर्थात इनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं. हमें पता है कि स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है. प्रत्येक व्यंजन में छोटा अ की ध्वनि छिपी होती है, और यदि इस ध्वनि को उसमें से निकाल दिया जाए तो वो व्यंजन हलंत के साथ प्रयोग में होता है. अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद, यानी व्यंजन के कितने भेद होते हैं. व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन. स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में. जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान किसे कहेंगे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ. कंठ कहते हैं हम गले को, तालु कहते हैं जीभ के ऊपरी हिस्से को, मूर्धा कहते हैं हम मुख के अंदर जो टच करती हुई, जीभ को टच करती हुई इस जगह होती है, दंत दांत, ओष्ठ होठ. यानी उच्चारण स्थान, ये 5 उच्चारण स्थान कहे गए हैं, और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ये 5 स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है अगर वायु, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन कहलाते हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से स्पर्श करते हुए उनका उच्चारण हो, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं. अब स्पर्श व्यंजन में कुल 25 वर्ण आते हैं, यानी 25 अक्षर होते हैं. यानी हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था वर्ग के बारे में. यानी हर लाइन में, व्यंजन की हर लाइन में 5 लाइन ऐसी होती है जिसमें हर लाइन में 5-5 अल्फ़ाबेट होते हैं. उन पांचों को उच्चारण के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग लिखा गया. यानी क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंगा, ये कंठ से उच्चारित होते हैं. च वर्ग च, छ, ज, झ, इया, ये तालु से उच्चारित होते हैं. ट वर्ग त, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं. त वर्ग त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण दांतों से होता है. प वर्ग प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण हम ओष्ठ की सहायता यानी होठों के सहायता से करते हैं. अब अगर इन वर्णों को बोल कर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी. इनका उच्चारण करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है. तो क्लियर हो गया. स्पर्श व्यंजन में ये 25 वर्ण आते हैं. अब हमारा है नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन. अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के निकट आने से होता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं. कहने का मीन्स है, व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के, जीभ जो है वो तालु के, दांत के और ओष्ठ के निकट आने से होता है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं. ये संख्या में 4 होते हैं. अब इनका उच्चारण करके देखिएगा. य, र, ल और व. जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको स्वतः ही ज्ञान होगा कि ये कैसे उनके निकट आते हैं और किस तरह से इनका उच्चारण होता है. तो य, र, ल, ये 4 व्यंजन, ये 4 वर्ण हैं व्यंजन के जो अंतस्थ व्यंजन माने गए हैं. अगला टॉपिक है हमारा ऊष्म व्यंजन, यानी व्यंजन का तीसरा भेद. इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से
उष्ण वायु, उष्ण का मीन्स होता है गर्म वायु निकलने के कारण हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कहने का मीन्स है ये एक तरह से हमारे मुख से इन व्यंजनों के उच्चारण के समय ऊष्मा निकलती है, यानी जो वायु होती है वो गर्म होकर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। श, स, श और ह। इनका भी उच्चारण करेंगे आप तो आपको इनके उच्चारण का स्थान और इनके उच्चारण का कैसे उच्चारण में ऊष्म वायु निकलती है उसका आपको ज्ञान हो जाएगा। अगला व्यंजन है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमें किसे कहते हैं? दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर हम दो भिन्न व्यंजनों का मेल करेंगे, ना कि स्वर और व्यंजन। स्वर के साथ व्यंजन का मेल तो होता ही है, पर यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में हम व्यंजन का व्यंजन से मेल करेंगे, और जहाँ पर दो भिन्न व्यंजन मिलकर परस्पर संयोग से एक व्यंजन बनाते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, जैसे श प्लस र, यानी श और र मिलके श्र बनाते हैं। त और र मिलके त्र बनाते हैं। क और श मिलके क्ष बनाते हैं। ज और इया मिलकर ज्ञा बनाते हैं, यानी श्र, त्र, क्ष और ज्ञा। ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया, जो जहाँ पे दो भिन्न व्यंजनों का परस्पर संयोग हो और वहाँ पर व्यंजनों का निर्माण हो रहा हो वो हमेशा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, श्र, त्र, छ और ज्ञा। नेक्स्ट है व्यंजन हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन या द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं इसे हम। लिखने का तरीका वर्ड एक ही है, उसे लिखने का 2 तरीका है। वर्तनी चेंज होने के कारण हम इसे दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। जब एक ही व्यंजन, एक ही प्रकार के व्यंजन स्वर रहित और स्वर सहित, यानी व्यंजन एक ही प्रकार का हो, वो स्वर रहित हो और स्वर सहित एक साथ उच्चरित हो तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। स्वर रहित और स्वर सहित का क्या मीन्स है? आपको पता है कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर ऐड होता है, और अगर स्वर ऐड नहीं होता तो उस व्यंजन को हम हलंत के साथ प्रयोग करते हैं। तो यानी एक ही व्यंजन, जैसे हमने एग्जाम्पल पे लिया है यहाँ पे सज्जन, पत्ता, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सज्जन है और पत्ता है उसमें एक ही व्यंजन का एक अल्प रूप और एक पूर्ण रूप, यानी एक स्वर रहित, एक जिसमें स्वर नहीं है तो उसे हमने आधे रूप में प्रयोग किया है, और एक जिसमें स्वर है वो पूरा प्रयोग है। तो जहाँ पर एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन का प्रयोग हो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे सज्जन, यहाँ पर ज का प्रयोग हमने ऐसा किया, पत्ता यहाँ पर त का प्रयोग किया है, यानी एक त स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित है। एक के साथ स्वर नहीं है और दूसरे के साथ स्वर होने के कारण इन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्लियर?